वेलकम डियर स्टूडेंट्स। फाइटर 1.0 बैच में मैं अजय पटेल आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हमें डिस्कस करना है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो फैक्टर्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करेंगे, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। बेटा ये दो प्रकार के फैक्टर हैं। एक होते हैं इंटरनल फैक्टर और दूसरे हमारे पास में रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर वे हैं जो कि हमारी प्लांट की संरचना से संबंधित हैं, प्लांट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। इसीलिए इनको हम प्लांट फैक्टर भी कहेंगे। जो इंटरनल फैक्टर है उनमें ही या उनका ही दूसरा नाम क्या आ जाएगा, प्लांट फैक्टर। जबकि जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो हमारे एनवायरमेंट के हैं, वो हमारे पर्यावरण के हैं, इसलिए इनको एनवायरमेंटल फैक्टर या इनको पर्यावरणीय कारक भी कहा जाता है। तो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो हैं दो प्रकार के। नंबर 1 इंटरनल एंड नंबर 2 एक्सटर्नल। जो इंटरनल फैक्टर है इसमें सबसे पहला रहेगा नंबर ऑफ लीफ। सेकंड नंबर जो रहेगा वो रहेगा हमारे सामने एज ऑफ लीफ। तीसरे नंबर पे हम ले लेंगे साइज ऑफ लीफ को। फिर यहां पर हम लेंगे ओरिएंटेशन ऑफ लीफ को या पत्ती के विन्यास को, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे यहां आ जाएगा नंबर ऑफ मीजोफिल सेल या पत्ती में पाई जाने वाली मीजोफिल कोशिकाओं की संख्या। तो यहां आ गई हमारे पास में मीजोफिल सेल। बेटा मीजोफिल सेल के अंदर हमें मिलता है क्लोरोप्लास्ट, तो यहां पे आएगा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा क्लोरोफिल, दैट इज यहां आ जाएगा अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। लास्ट में 8th नंबर का पॉइंट है हमारा इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। एक एक करके इन सारी चीजों को समझते हैं। मान लो हमारे पास में दो सेम स्पीसीज के प्लांट हैं जो सेम हैबिटाट में हैं, बट एक पर 1000 लीफ है, एक पर 500 लीफ है। तो बेटा जिसमें नंबर ऑफ लीफ ज्यादा होगा वहां फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। तो हमें यह समझ आया कि नंबर ऑफ लीफ में और फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। बात करें एज ऑफ लीफ की, भाई शुरुआत में जो पत्ती होती है जो जस्ट पैदा हुई है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल नहीं होती है ना। धीरे धीरे वो पत्ती जब ग्रीन होगी, जैसे पीपल की पत्तियां जो रेड ऑरेंज कलर की कोपल होती हैं उनमें फोटोसिंथेसिस शुरू में नहीं होगा। जब वो हरी हो जाती हैं उस समय उनमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। तो शुरुआत में एज बढ़ने के साथ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन एज होने के बाद फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज होगा। तो यहां पर हम बात करें तो शुरुआत में इस तरह से इंक्रीज होगा और बाद में डिक्रीज होगा। साइज ऑफ लीफ की बात करें तो बेटा पत्ती जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसकी सतह पे उतना ही ज्यादा सनलाइट आएगा, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ मीजोफिल सेल और क्लोरोप्लास्ट होगा। इसीलिए जो साइज ज्यादा रहेगा तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। बात करें यहां ओरिएंटेशन की, बेटा ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का मीनिंग ये है, जैसे ये हमारा स्टेम हो गया, इस पर यदि ये पत्ती इस तरह से लगी हुई है, ठीक है, तो यहां पूरे पर सनलाइट गिरेगा, ठीक है। और यदि ये पत्ती इस सतह के साथ में पैरेलल होने की कोशिश करेगी तो सनलाइट केवल ऊपर की टिप पर आएगा। तो चूंकि ओरिएंटेशन इस तरह का यदि रहा जिसमें मैक्सिमम सनलाइट हमारी पत्ती रिसीव करेगी, देन वहां पर फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम होगा। फिर आते हैं नंबर ऑफ मीजोफिल सेल पर, तो यहां भी समानुपाती का रिलेशन है। जितनी ज्यादा मीजोफिल सेल होंगी उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। सेम जितने ज्यादा नंबर में क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल होगा उतना ही ज्यादा यहां पर फोटोसिंथेसिस होगा, और जितनी ज्यादा क्लोरोफिल की मात्रा होगी जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो भी ज्यादा रहेगा, और इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन भी फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करेगा। बात करें एक्सटर्नल फैक्टर की या जिन्हें पर्यावरणीय कारक कहा जाता है, बेटा पर्यावरणीय कारकों में सबसे पहले यदि हम ले लें यहां पर तो आ जाएगा लाइट। सेकंड नंबर पे ले लेते हैं हम टेम्परेचर को,
ठीक है। थर्ड नंबर पे हमने ले लिया CO2। कौन सी वाली CO2 है ये? एनवायरमेंट की CO2 है। फोर्थ नंबर पे हमने यहां पर ले लिया वाटर को या H2O को। तो ये हमारे पर्यावरणीय कारक हैं, है ना। थोड़े से आगे यदि हम चलेंगे तो अब हमें यहां पर मिलेगा 1905 का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का नियम। यहां देखें 1905 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ब्लैकमैन, जिसने दिया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर या सीमाकारी कारकों का नियम दे दिया। भाई क्या होता है ये नियम 1905 वाला हमारा? ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हमें बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर का निर्धारण कौन सा फैक्टर करेगा, कौन सा कारक करेगा। तो आओ समझते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया पर एक साथ साथ बहुत सारे कारकों का प्रभाव पड़ता हो तो वह कारक जो न्यूनतम मात्रा में होगा वो अभिक्रिया की दर का निर्धारण करेगा। तो यहां पर ये लिखा है कि जो न्यूनतम कारक होगा, न्यूनतम मान वाला जो कारक होगा वही करेगा दर का निर्धारण। तो यहां पर यह है सीमाकारी कारकों का नियम। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि यदि CO2, वाटर, टेम्परेचर ये सारी चीजें सही हैं, ठीक है, बट जो लाइट है उस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो यदि कम रही तो उस समय फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। या फिर देखें CO2 है, वाटर है, लाइट की इंटेंसिटी भी सही है, बट टेम्परेचर यदि नहीं मिल पाया ऑप्टिमम तो उस समय जो सीमाकारी कारक होगा वो टेम्परेचर होगा। तो ये है सीमाकारी कारकों का नियम। आइए थोड़े से और आगे चलें हम। तो अब हमें एक एक करके यहां पर एक एक कारक को समझना है। सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रकाश को या लाइट को। बेटा लाइट को जब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में लिया जाता है तब हमें प्रकाश की तीन क्वालिटीज को समझना होगा। वे तीन क्वालिटीज हैं QIP। Q का मीनिंग होता है क्वालिटी ऑफ लाइट या जिसे बोलते हैं प्रकाश की गुणवत्ता। I का मीनिंग है यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट या जिसे बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता। और लास्ट है फोटो पीरियड ऑफ लाइट जिसे बोलते हैं प्रकाश का दीप्ति काल। तो ये हमारे पास में तीन चीजें रहेंगी। क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट का मतलब है बेटा प्रकाश की लैम्डा, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। जैसे कि हमने देखा था PS1 का अभिक्रिया केंद्र जो कि P700 है वो 680 नैनोमीटर से ज्यादा 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, वो क्वालिटी हो गई, ठीक है। इंटेंसिटी या तीव्रता उसका ग्राफ अभी हम बना लेंगे। और फोटो पीरियड का मतलब है दीप्ति काल, कि हमारे प्रकाश को कितनी देर तक सनलाइट दिया गया, कितनी देर तक उसे प्रकाश मिला। यहां पर ध्यान से देखना, ये हमने यहां पर ले लिया इंटेंसिटी ऑफ लाइट को और वाई एक्सिस पर ले लिया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। तो हमें जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का मिला। ये ग्राफ का ए पार्ट, ये ग्राफ का AB पार्ट और ये ग्राफ का BC पार्ट या फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। याद रहेगा सबको। यदि हम ग्राफ के फर्स्ट पार्ट को देखें तो जब लो लाइट इंटेंसिटी है, कम प्रकाश की तीव्रता है, उस समय जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो रही है। मतलब ग्राफ के फर्स्ट पार्ट में जो तीव्रता व रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का रिलेशन है वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से समानुपाती रिलेशन है, कि जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता जाएगा। यहां तीव्रता बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि ग्राफ के फर्स्ट पार्ट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट सीमाकारी है। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो क्या थी? सीमाकारी, वो लिमिटिंग थी। और हम जानते हैं लिमिटिंग को बढ़ाने पर ही यदि फोटोसिंथेसिस यहां बढ़ भी रहा है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, मतलब इंटेंसिटी यहां पर क्या थी? सीमाकारी। लेकिन ग्राफ का जो सेकंड पार्ट है, AB वाला हिस्सा है, यहां भी इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पहले भाग की तुलना में थोड़ा सा कम, क्योंकि धीरे धीरे अब जो दूसरे कारक हैं
वो सीमाकारी होने की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे वो सीमाकारी हो जाएंगे। यदि यहां हम ग्राफ के थर्ड पार्ट को देखें तो यहां इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस के मान में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ग्राफ के इस वाले पॉइंट पर आकर जो अन्य कारक हैं वे अन्य कारक सीमाकारी हो चुके हैं। इसके बाद भी यदि हम नहीं माने और हम लगातार इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाते गए, तब बेटा मैं बता दूं आपको, ये ग्राफ यहां से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एक नीचे जाती हुई लाइन मिलेगी जिसमें फोटोसिंथेसिस लगातार कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि बहुत ज्यादा हायर इंटेंसिटीज पर, बहुत ज्यादा उच्च प्रकाश तीव्रताओं पर समस्या ये होगी कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसका प्रकाश अपघटन हो जाएगा, क्लोरोफिल के जो अणु हैं वो टूट जाएंगे। ठीक है। एक चीज और जरूर याद रखें कि प्रकाश की जो संतृप्ति है वो पूर्ण प्रकाश के केवल और केवल 10% पर ही हो जाती है, 10% पर। मतलब जो टोटल सनलाइट आ रहा है, जिसे ISR इंसिडेंट सोलर रेडिएशन कहते हैं, उसका यदि 10% भी मिले तब भी हमारा जो प्रकाश है वो सीमाकारी होने वाला नहीं है। प्रकाश केवल एक स्थान पर सीमाकारी होता है, वो है अत्यधिक सघन जंगलों में जो पौधे उगते हैं, जिन पर लगातार वितानमय पौधों की छाया पड़ रही है, उनके लिए प्रकाश हो सकता है सीमाकारी, बाकी किसी के लिए भी प्रकाश सीमाकारी नहीं है। बात करें CO2 कंसंट्रेशन की, तो बेटा एटमॉस्फेयर जो है हमारे पास में, पर्यावरण में CO2 की सांद्रता 300 से 400 ppm है, पार्ट्स पर मिलियन। C3 प्लांट को जो रिक्वायर्ड CO2 की मात्रा है वो मात्रा रिक्वायर्ड है 450 ppm, जबकि C4 प्लांट के लिए जो CO2 रिक्वायर्ड है वो है 360 ppm। तो यहां हमें समझ आ रहा है कि प्लांट CO2 को लेते हैं एटमॉस्फेयर से, पर्यावरण से, बट पर्यावरण में 300 से 400 ppm है, C4 को कितनी चाहिए? सिर्फ 360। मतलब C4 पादपों के लिए जो पर्यावरण की CO2 है वो सीमाकारी नहीं है। सीमाकारी किसके लिए है? वो सीमाकारी रहेगी C3 प्लांट के लिए। तो पर्यावरणीय CO2 क्या है भाई? सीमाकारी है किसके लिए? C3 प्लांट के लिए। यहां पर ये हमने डिस्कस किया। अब क्या होगा यदि हम CO2 की सांद्रता को बढ़ाएं? मान लेते हैं हमने CO2 की सांद्रता जो 300 से 400 ppm थी, इसमें 0.05% पे जब इसको ले गए, मतलब इसको बढ़ा के मैंने कर दिया 500 ppm, 500 ppm कर दिया। तो यहां C3 और C4 दोनों ही पादपों में CO2 के स्थिरीकरण की दर या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर हम देखें कि यदि CO2 की जो सांद्रता है ना, वो भी उच्च प्रकाश तीव्रता में, तो उच्च प्रकाश तीव्रता में C3 व C4 दोनों ही प्लांट में फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, और इसी को बोलते हैं CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट या CO2 का उर्वरक प्रभाव। बेटा इसी घटना का उपयोग हम कुछ ग्रीन हाउस फसलों जैसे टमाटर एवं बेल मिर्च के उत्पादन में करते हैं। इन्हें हम CO2 से भरपूर माध्यम में, कार्बन डाइऑक्साइड से जो भरपूर वातावरण है उसमें बढ़ने का अवसर देते हैं, जिससे उच्च पैदावार होती है, जिससे हायर प्रोडक्टिविटी होती है। CO2 के जस्ट बाद यदि हम देखें यहां तो हमें मिलता है टेम्परेचर। बेटा हमारे पास दो रिएक्शन है, एक तो है लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की, और दूसरी है फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन। वैसे तो दोनों ही रिएक्शन पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, बट जो लाइट रिएक्शन है, जो प्रकाश अभिक्रिया है, इस पर टेम्परेचर का कम प्रभाव रहता है। लेकिन ये डार्क रिएक्शन, चूंकि ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है, एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होती है, और एंजाइम की जो काइनेमेटिक्स है, उसकी जो बल गतिकी है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करेगा टेम्परेचर। दैट इज जो डार्क रिएक्शन है वो टेम्परेचर से ज्यादा कंट्रोल होती है, ज्यादा निर्भर करती है। यदि यहां हम टेम्परेचर देखें
तो जो C4 प्लांट है वो हायर टेम्परेचर पे, जबकि C3 इसकी तुलना में लोअर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा ये जो टेम्परेचर है प्लांट्स के लिए, ये डिपेंड करता है उनके आवास पर। मान लो कोई उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है, तो उसके लिए इष्टतम ताप जो है वो उच्च होगा, लेकिन टेम्परेट रीजन में यदि कोई है, समशीतोष्ण रीजन में यदि कोई है, तब उसके लिए ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर अपने ट्रॉपिकल रीजन की तुलना में क्या रहेगा, कम। लास्ट में हम आ चुके हैं वाटर पर। बेटा वाटर एक महत्वपूर्ण कारक है ना। हमारी जो प्रकाश अभिक्रिया है, हमारी जो लाइट रिएक्शन है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल की ही स्प्लिटिंग होती है। लेकिन ऐसा कहना कि जल का प्रभाव केवल और केवल प्रकाश संश्लेषण पर है, यह कहना जल की अवमानना करना है। अतः हम कहते हैं कि जल का प्रभाव सिर्फ प्रकाश संश्लेषण पर नहीं है, जल का प्रभाव संपूर्ण पादप की अभिक्रियाओं पर है। ठीक है, यदि यहां हम देखें, जैसे जब जल तनाव आता है, वाटर का स्ट्रेस आता है, तो रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं। इससे CO2 की उपलब्धता जो है वो घट जाती है, पत्तियां मुरझा जाती हैं, पत्ती का क्षेत्रफल कम हो जाता है, व उपापचय की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। ये है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक जो यहां पर हमने डिस्कस किए। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, ये खत्म होता है। बेटा आज जो हमारा लेक्चर रहेगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे प्लांट रेस्पायरेशन को, या इसी को कहा जाता है सेलुलर रेस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन। आइए तो सबसे पहले समझते हैं श्वसन व श्वासोच्छ्वास के अंतर को, रेस्पायरेशन व ब्रीदिंग के डिफरेंस को। बेटा एक प्रोसेस है जिसका नाम है ब्रीदिंग, या जिसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। इस शब्द का मीनिंग है केवल और केवल गैसों का आदान प्रदान। जो गैसेज हैं उन गैसों का आदान प्रदान जो कि वायुमंडल व जीव के बीच में होता है, उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। जबकि दूसरी जो टर्म है वो टर्म है हमारे पास में रेस्पायरेशन, या जिसे हम कहते हैं श्वसन। बेटा इस रेस्पायरेशन में क्या होगा, जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि हमारे पास एक खाद्य पदार्थ है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है ना बेटा, ये जो ग्लूकोज है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है भाई, बॉन्ड। रेस्पायरेशन के दौरान इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। इसको तोड़ने की जो प्रक्रिया रहेगी वो रहेगी ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन के दौरान जब ये बंध टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसका यूज करेंगे एटीपी संश्लेषण में। हम इस रिलीज्ड एनर्जी का सीधा उपयोग नहीं करेंगे, हमारे दैनिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए हम इस रिलीज्ड एनर्जी का डायरेक्टली यूज करने वाले नहीं हैं। हम पहले ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इससे बनाएंगे एटीपी, और अब जहां भी जब भी आवश्यकता होगी वहां हम एटीपी का ब्रेकडाउन करेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का ब्रेकडाउन करेंगे। तो एक बार पुनः समझते हैं, जो ब्रीदिंग है या जिसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं, इसका मतलब है केवल गैसों का आदान प्रदान। जबकि रेस्पायरेशन की प्रक्रिया जो सेल के लेवल पर होती है, कोशिका के स्तर पर होती है, उसमें खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा। हमने एग्जाम्पल में यहां ले लिया ग्लूकोज को, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उनको ब्रेक किया जाएगा, उनको तोड़ा जाएगा। इनके टूटने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का उपयोग करेंगे एटीपी संश्लेषण में, और अब जब भी जहां भी आवश्यकता होगी वहां इस एटीपी को ब्रेक करेंगे, और इससे हमारा जो हमारी दैनिक क्रियाकलाप है, जो हमारी फिजियोलॉजिकल एक्शंस हैं वो कंप्लीट होंगी, वो फुलफिल होंगी। थोड़े से और आगे यदि हम चलें तो यहां पर हमें ये समझना होगा कि क्या जो प्लांट है, क्या प्लांट भी भोजन करते हैं, क्या प्लांट के अंदर भी ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो भोजन नहीं करते,
प्लांट भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। तो एक एक करके प्लांट, एनिमल, सैप्रोफाइट्स, इनको समझ लें। देखें भाई बेटा, जो प्लांट होते हैं, इन प्लांट की जो ग्रीन सेल होती हैं, जो हरी कोशिकाएं होती हैं, इन हरी कोशिकाओं में एक प्रोसेस होगी फोटोसिंथेसिस की। इस फोटोसिंथेसिस में फूड फॉर्मेशन होगा, खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होगा, जिसमें C6H12O6 बनेगा। और फाइनली अब इस फूड मटेरियल का क्या होने वाला है? ब्रेकडाउन होगा, इसको तोड़ा जाएगा। इसके तोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसका यूज करेंगे एटीपी सिंथेसिस में, एटीपी संश्लेषण में। जबकि इस प्लांट की जो नॉन ग्रीन सेल होती हैं, जो आहरी कोशिकाएं हैं, ये पादप के दूसरे भागों से या पादप की ग्रीन सेल से, जिनने फोटोसिंथेसिस किया है, ग्रीन सेल से फूड ऑब्टेन करती हैं। अब जब फूड ऑब्टेन हो ही गया है तो फूड के आगे वाली सारी प्रक्रियाएं क्या रहेंगी? सेम। मतलब अब यहां पर हो जाएगा ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन होने के पश्चात अब यहां पर हो जाएगा एटीपी सिंथेसिस, या अब यहां पर हो जाएगा एटीपी संश्लेषण। तो ये कहानी है प्लांट की। यदि हम एनिमल्स में चलें तो जो एनिमल हैं वो अपने भोजन के लिए, वो अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर निर्भर करते हैं। बोले सर प्रत्यक्ष रूप से प्लांट पर निर्भर कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग है बेटा, जो शाकाहारी होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, मतलब जिन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर पादप को या पादप के उत्पादों को खाते हैं, तो ये डायरेक्टली निर्भर करेंगे प्लांट पर भोजन को ऑब्टेन करने के लिए। और जैसे ही फूड ऑब्टेन होगा, अगेन उसका होगा ब्रेकडाउन, देन बनेगी एटीपी। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? जैसे यदि एक व्यक्ति या एक जीव जो कि मांसाहारी है, तो वो उसका भोजन किसी दूसरे एनिमल से ले रहा है, बट उस एनिमल ने भोजन कहां से लिया? उस एनिमल ने भोजन लिया प्लांट से। मतलब ये भी अप्रत्यक्ष रूप से प्लांट पर ही निर्भर करेगा। तीसरी एक कैटेगरी आती है मृतोपजीवी की, या साथियों इनको कहा जाता है सैप्रोफाइट। बेटा ये जो सैप्रोफाइट हैं या ये जो मृतोपजीवी हैं, ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण को लेंगे, देन इनके अंदर भी उन पदार्थों का ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन पर जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का यूज करेंगे एटीपी संश्लेषण में, एटीपी सिंथेसिस में। तो ये एक प्रक्रिया हमारे सामने मौजूद है। यहां पर बात ये उठती है, सर जिस पदार्थ का ब्रेकडाउन होगा, जिस पदार्थ को तोड़ा जाएगा, उसको क्या कहेंगे? तो जिस मटेरियल का बेटा ब्रेकडाउन होता है, उस मटेरियल को कहा जाता है श्वसनीय क्रियाधार। यहां पर आप देखें तो जो मटेरियल हमारा ब्रेक होने वाला है, उस मटेरियल को कहा जाता है श्वसनीय क्रियाधार या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मेनली जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन, वसा व कार्बनिक अम्ल, तो आप यहां देख पा रहे हैं मेनली कार्बोहाइड्रेट है, बट कुछ कंडीशन में प्रोटीन, फैट एंड ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं, कार्बनिक अम्ल जो होते हैं, इनका भी हम यूज करते हैं। यहां पर वही सारी कहानी दे रखी है जिसमें पादप, हमारे एनिमल्स जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर मृतोपजीवी। थोड़े से और आगे चलेंगे तो बेटा हमें ये पता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, ये संपन्न होती है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, जबकि बात करें जो श्वसन है, जो श्वसन की प्रक्रिया है, वो संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में व माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
श्वसन में क्या रहेगा, आओ ये समझते हैं। सबसे पहले कहानी हुई कि CO2 प्लस H2O ये दोनों फोटोसिंथेसिस में आए। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहां पर संपन्न हो गई भाई, क्लोरोप्लास्ट में संपन्न हुई। इस प्रक्रिया के लिए HNU यानी कि सनलाइट और पादप का हरा वर्णक क्लोरोफिल हमें रिक्वायर्ड था। देन यहां पर बना ग्लूकोज C6H12O6। अब बेटा अब यहां पर होने वाला है रेस्पायरेशन, या जिसे हम बोलते हैं श्वसन। बट श्वसन की जो प्रक्रिया है ये दो प्रकार की होती है। या तो श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, तब उसे बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, या फिर श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी, उस कंडीशन में इसे बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन। तो जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना है वो ग्लूकोज एंटर होगा श्वसन में। ये फोटोसिंथेसिस में कहां बना बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बना। जबकि श्वसन की जो प्रक्रिया है ये सबसे पहले स्टार्ट कहां पर होगी, साइटोप्लाज्म में, मतलब कोशिका द्रव्य में। फिर कोशिका द्रव्य में एक स्टेप होने के पश्चात ये आगे ये प्रोसेस चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया में, या जिसे हम बोलते हैं सूत्र कणिका, वहां पर ये संपन्न होगी। इस प्रक्रिया के दौरान जो हमारा ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बने हैं वो बॉन्ड क्या होंगे, तोड़े जाएंगे। उन बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। और इन बंधों के टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी बेटा, उस एनर्जी का उपयोग करेंगे एटीपी संश्लेषण में। ठीक है। हाँ, ऑक्सी श्वसन में हमारा जो ग्लूकोज है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा और फाइनली हमें मिलेगा ऑक्सी श्वसन के दौरान CO2 और H2O। जबकि जो अनॉक्सी श्वसन रहेगा बेटा, इस अनॉक्सी श्वसन के दौरान हमें CO2 मिल सकती है, इसके साथ साथ मिलेगा इथेनॉल, या फिर हमें मिलता है लैक्टिक एसिड। तो यहां पर हमारे ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, यहां ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होने वाला नहीं है। तो आगे चलते हैं और श्वसन की जो अलग अलग स्टेप्स हैं उनको समझ लेते हैं। बेटा यहां पर यह भी याद रखना कि जो 36 या 38 ATP सिंथेसाइज होती है ऑक्सी श्वसन के दौरान, वो कभी भी एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट फॉर्म नहीं होगी। ये पूरी प्रक्रिया नियंत्रित रूप से, चरणबद्ध तरीके से, मतलब स्टेप बाय स्टेप, कंट्रोल्ड मैनर में धीमी धीमी अभिक्रियाओं के रूप में संपन्न होगी। तो यहां देखें ये लिखा हुआ है, ये प्रक्रिया एंजाइम्स के द्वारा होती है, नियंत्रित रूप से होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी, धीमी धीमी अभिक्रियाओं के रूप में होगी, जिसमें रासायनिक ऊर्जा एटीपी जो है वो एकत्र हो जाती है। यहां पर यदि हम स्टेप्स की बात करें तो जो ग्लूकोज का अणु C6H12O6 फोटोसिंथेसिस में फॉर्म हुआ था बेटा, सबसे पहले ये एंटर होगा ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, चाहे कंडीशन ऑक्सी हो तब भी ग्लाइकोलिसिस होगा, या फिर कंडीशन अनॉक्सी हो, इसमें भी ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। मतलब C6H12O6 ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो रहा है। ये कहां से आया है, क्लोरोप्लास्ट से। कहां एंटर हो गया, साइटोप्लाज्म में, या जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और यहां पर ये बदल जाएगा पायरुविक एसिड में। बेटा जो पायरुविक एसिड है उसका फॉर्मूला है C3H4O3। दैट इज यहां पर पायरुविक एसिड के दो अणु निर्मित होंगे, क्योंकि हमारे पास वहां पर 6 कार्बन है। तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है ये चाहे परिस्थिति ऑक्सी हो या परिस्थिति अनॉक्सी हो, ग्लाइकोलिसिस दोनों ही कंडीशन में होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। इससे ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुविक अम्ल के निर्मित होते हैं। साथ ही साथ इस प्रक्रम के दौरान माइनस होती है 2 ATP
प्लस होती है बेटा 4 एटीपी, साथ ही साथ प्लस होते हैं 2 NADH। ठीक है, ये उच्च ऊर्जा रसायन यहां पर कैलकुलेट हमें करने होंगे। इसके जस्ट पश्चात अब जो पायरुविक अम्ल बना है, इस पायरुविक अम्ल का भविष्य क्या रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि अब आगे की परिस्थिति ऑक्सी है या आगे की परिस्थिति अनॉक्सी है। बनने वाला पायरुविक अम्ल अनॉक्सी परिस्थिति में, एनएरोबिक कंडीशन में, ये करेगा किण्वन या जिसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, और किण्वन की जो प्रक्रिया रहेगी, फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया रहेगी, उसमें हमारा ये जो पायरुविक अम्ल है ये बदलेगा इथेनॉल प्लस CO2 में, अथवा ये बदल जाएगा यहां पर, अथवा ये यहां पर बदल जाएगा लैक्टिक एसिड में। तो यहां पर दो तरह से फर्मेंटेशन चल रहा है, एक का नाम है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरे का नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये दोनों ही फर्मेंटेशन जो है, दोनों ही किण्वन की जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग जीवों में संपन्न होती हैं। तो पहले हम फर्मेंटेशन को ही डिस्कस कर लेते हैं। आप यहां देखें, यदि हम बात करें फर्मेंटेशन की या हम बात करें किण्वन की, तो किण्वन की प्रक्रिया जो हमारे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, आप यहां देख पा रहे हैं, ये जो पायरुविक एसिड यहां पर हमने फॉर्म किया, इस पायरुविक अम्ल का भविष्य क्या रहेगा, यदि परिस्थिति ऑक्सी रही तब तो ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, बट यदि परिस्थिति अनॉक्सी रही तो ये जो पायरुविक अम्ल है, ठीक है ना, ये जो पायरुविक अम्ल आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये पायरुविक अम्ल या तो बनाएगा इथेनॉल प्लस CO2 या फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड बनेगा बैक्टीरिया में, और जो मनुष्य है उसकी मांसपेशियों में अवायवीय कंडीशन के दौरान। इस समय हमने ग्लाइकोलिसिस में जो NADH बनाए थे वो NADH यहां पर यूज में आ जाते हैं और NAD प्लस बनेगा और फाइनली बन जाएगा लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये प्रक्रिया जीवाणु कोशिका यानी कि बैक्टीरिया में, साथ ही साथ यूकेरियोट में, यदि हम एक एग्जाम्पल ले लें मनुष्य का, तो मनुष्य की मांसपेशियों में कब अवायवीय परिस्थितियों में निर्मित होता है। यहां पर एक एंजाइम आएगा, उस एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, और फाइनली जो लैक्टिक एसिड बना वो मनुष्य की मांसपेशियों में जमा जब होगा, इसके क्रिस्टल जब इकट्ठे होंगे, देन फाइनली उन मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक है, और आगे चलें तो ये है हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, इस एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो हमारा पायरुविक एसिड है ये बदल गया इथेनॉल प्लस CO2 में, और यहां पर जो एंजाइम आ रहा है उसका नाम है एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज। यहां पर एक और चीज याद रखें, यह प्रक्रिया जो है ईस्ट में संपन्न होती है, और वो ईस्ट का नाम भी आपको याद होगा, सैक्चरोमाइसीस सेरेवेसी, जिसके द्वारा जिसे ब्रूवर्स ईस्ट कहा जाता है, जो मादक पेय पदार्थ बनाने में हेल्प करती है। बट इस एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एक बात याद करने लायक है, वो ये है कि यदि एल्कोहल की परसेंटेज मात्रा 13% से ज्यादा हो जाए, 13% से ज्यादा यदि हो जाएगी एल्कोहल की परसेंटेज मात्रा, तब ये मात्रा ईस्ट के लिए पॉइजनस होती है, ईस्ट के लिए विषाक्त हो जाती है। इसलिए ध्यान रखा जाता है एल्कोहल बनाने के दौरान कि यदि हमें कंटिन्यूअस कल्चर करना है, यदि हमें सतत रूप से अल्कोहल का निर्माण करना है, तो अल्कोहल के प्रतिशत को 13 से ज्यादा नहीं होने देते। अब यहां एक और चीज बेटा, जो वायुवीय श्वसन है या ऑक्सी श्वसन है, उसमें 36 या 38 ATP फॉर्म हुई। ठीक है,
जो अवायवीय श्वसन है या अनॉक्सी श्वसन है, इसमें किण्वन के पश्चात हमें केवल 2 एटीपी ही प्राप्त होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि वायवीय श्वसन की तुलना में अवायवीय श्वसन में 7% से भी कम एनर्जी मिलती है। यदि आप इस 36 का 7% भी निकालेंगे तो वो 2 से ज्यादा आता है, 7 या 21। अरे क्लियर हो रहा है सभी को? तो यहां पर हम कहते हैं कि अवायवीय श्वसन के दौरान, ये लिखा भी है ऊपर, वहीं से मैं टिक कर देता हूं कि ग्लूकोज से 7% से कम एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है यहां पर। और जितनी एनर्जी रिलीज होती है किण्वन में, उस संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग भी उच्च ऊर्जा रसायन एटीपी के बनने में नहीं हो पाता, एटीपी के फॉर्मेशन में नहीं हो पाता। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है किण्वन की, या इसको ही कहा जाता है फर्मेंटेशन। ठीक है, थोड़े से और वापस अपन चलें तो हम जहां पर अभी थे वो कहानी हमारी चल रही थी कि अनॉक्सी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, किण्वन से बनेगा इथेनॉल प्लस CO2, या फिर किण्वन से बनेगा लैक्टिक एसिड। तो अभी अभी हमने क्या समझ लिया भाई, ये जो है इथेनॉल प्लस CO2, इसे कहा जाता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा। इसमें बनने वाली एल्कोहल की मात्रा यदि 13% से ज्यादा है तो ईस्ट के लिए ये पॉइजनस हो जाती है और हमें मिलती है केवल 2 एटीपी। ठीक है, यहां बात करें तो ये जो है इसका नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जीवाणु कोशिका यानी कि बैक्टीरिया, इसके अलावा ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ठीक है, इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है ये संपन्न होती है जीवाणु के अलावा मनुष्य की मांसपेशियों में। याद आ गया होगा, जस्ट अभी अभी पढ़ा के आया हूं मैं आपको, यहां भी 2 एटीपी बनती है और ये 2 एटीपी का मान यदि हम 36 का अथवा 38 का कितना निकालें, 7%, तो 7% से भी क्या होता है बेटा, कम होती है ये 2 एटीपी। तो यहां पर ये है हमारी अनॉक्सी परिस्थिति का किण्वन। लेकिन यदि परिस्थिति ऑक्सी रही, तब ऑक्सी परिस्थिति में ये जो पायरुविक अम्ल है, ये पायरुविक अम्ल एंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक तो यहां पर चलने वाली है लिंक रिएक्शन। ठीक है, लिंक रिएक्शन पर जो पायरुविक अम्ल है, उस पायरुविक अम्ल का जो अणु है वो बदल जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, और दूसरा यहां पर लिंक रिएक्शन के जस्ट बाद में चलने वाला है TCA साइकिल, या जिसे बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये जो TCA साइकिल है इसे क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। और फाइनली यहां पर हमें मिलेगा CO2, H2O, कुछ उच्च ऊर्जा रसायन जैसे कि NADH, FADH2 और GTP, और अंत में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये संपन्न होगी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। आपको याद आना चाहिए जब हम लोगों ने सेल बायोलॉजी पढ़ी थी उस समय एक और चीज मैंने पढ़ा दी थी माइटोकॉन्ड्रिया में, कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल संपन्न होता है। बेटा उस क्रेब्स चक्र को संचालित करने के लिए जितने भी एंजाइम रिक्वायर्ड हैं वे सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मिलते हैं, परंतु एक एंजाइम जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, क्या नाम है भाई, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहां पर ग्लाइकोलिसिस को। बट उसके पहले एक और क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है एनसीईआरटी से, क्या पादप सांस लेते हैं? वैसे तो इसका कोई प्रत्यक्ष उत्तर हमारे पास नहीं है, ठीक है, बट हां यदि कहना हो
कि क्या पादप सांस लेते हैं, तो हमें बोलना होगा हाँ पादप सांस लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये CO2 को लेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। लेकिन इसके लिए यहां पर जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को अब अपन समझते हैं। ठीक है, तो क्या पादप सांस लेंगे, तो हाँ बिल्कुल हम बोलेंगे कि पादप जो है वो सांस लेते हैं। यदि हम बात करें ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है, इस ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ये जो हमारा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। देन यहां पर बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। थोड़े से और साइड से लिखेंगे जिससे यदि कुछ स्टेप्स बचेंगी भी तो अपन उन्हें कंप्लीट कर पाएंगे। यहीं पर यहां से लिखते हैं, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 से यहां पर बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और बेटा जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। यहां से हमें मिलेगा 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और 3 DHAP, या जिसे बोलते हैं सिर्फ DHAP ही लिखा रहने दें, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हमें यहां से मिलेगा। बेटा ये जो 3PGAL और DHAP हैं, ये मिलकर बनाते हैं 1,3 डाई-PGAL। बट ये वाली जो स्टेप है एनसीईआरटी ने लिखकर हमें नहीं दी, उसने सीधे हमें लिखकर यहां पर दे दिया 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन दे दिया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और लास्ट में बना दिया पायरुविक एसिड। इस तरह से ये स्टेप्स एनसीईआरटी ने दी हैं। बट आप तो यहां पर 3PGAL एंड DHAP से मिलाकर आप यहां 1,3 डाई PGAL भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना बेटा, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तब यहां पर एक ATP यूज में आ रही है, तो माइनस हो गई एक ATP। सेम एयर जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में बदला, यहां भी माइनस हो रही है एक ATP, ये ATP यहां पर भी यूज में आ रही है। बट यहां ध्यान से देखें, एल्डिहाइड का अणु एसिड में बदल रहा है। यहां पर अभी तक 6 कार्बन प्रेजेंट थे, बट अब ये 3 कार्बन वाले कितने अणु मौजूद हैं, 2 अणु। ये भी 3 कार्बन वाला है, तो इसके भी रहेंगे यहां पर 2 अणु यहां पर उपस्थित रहेंगे। बात करें कि एल्डिहाइड बदल रहा है एसिड में, बेटा एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, CHO। एसिड का फॉर्मूला है COOH। ऑक्सीजन बढ़ रही है, मतलब ये प्रक्रिया एक तरह से ऑक्सीडेशन की है। चूंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस ऑक्सीडेशन के दौरान यहां पर क्या होगा, 2 NAD+, ये बदल जाएंगे 2 NADH प्लस H+ में, तो यहां पर 2 NADH का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। थोड़े से और आगे की तरफ चलेंगे तो आप यहां देखें, ये 1,3 डाई PGA है, ये भी 3 कार्बन वाला अणु है। कितने अणु है इसके, 2 अणु मौजूद हैं। बट यहां पर हर अणु में केवल कितना फॉस्फेट है, एक। यहां कितने फॉस्फेट से, 2, तो यहां पर संश्लेषण होगा 2 ATP का। सेम यहां देखें आप, ये 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जब पायरुविक एसिड में बदल रहा है, यहां भी संश्लेषण होगा 2 ATP का। यह है हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया। बेटा ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है, इसमें ग्लाइकोस शब्द का यदि मैं यहां पर बताऊं आपको, देखें जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है, इसमें जो शब्द है, चलिए ये लिखा हुआ है ग्लाइकोज, इसका मीनिंग होता है सुगर, और ये शब्द है लाइसिस, इसका मीनिंग होता है टूटना। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या हो गया, जिसमें ग्लूकोज का अणु टूट रहा है। ये जो प्रक्रिया है इसको EMP पाथ भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसको एम्बडेन, मेयरहाफ व पार्नस नाम के जो वैज्ञानिक हैं,
इन्होंने इस प्रक्रिया को क्या किया, प्रतिपादित किया। बेटा इस प्रक्रिया में जो एंटर हो रहा है वो एंटर हो रहा है ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज एंटर हो रहा है यहां पर, मान लो हमारे पास सुक्रोज प्रेजेंट है, तब उस सुक्रोज पर इन्वर्टेज नाम का जो एंजाइम है वो काम करेगा और उसे बदल देगा ग्लूकोज में व फ्रक्टोज में, जो कि क्या है, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। तो यहां पर ये जो प्रक्रिया है ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लाइकोलिसिस अभी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब मानेंगे, जब CO2 प्लस H2O बनेगा। किससे बनेगा, हमारे ग्लूकोज से बनेगा। ठीक है, ये होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। बट अभी क्या हुआ है, C6H12O6 ये कन्वर्ट हुआ है C3H4O3 में, या जिसे कहा जाता है पायरुविक एसिड। तो अभी पायरुविक अम्ल का निर्माण हुआ है जो एक तरह का आंशिक ऑक्सीकरण है। तो यहां पर देखें, आंशिक ऑक्सीकरण के द्वारा कौन, हमारा ग्लूकोज, ये देखें किसमें बदल जाता है, पायरुविक एसिड में बदल जाता है। और ये हैं उसकी सारी स्टेप्स जो हमने यहां पर डिस्कस करी। मैंने ATP, NADH इनका जहां संश्लेषण हो रहा है वो सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब यहां पर आने वाला है हमारा किडवन या फर्मेंटेशन, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो लेक्चर रहेगा बेटा उसमें लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल व एनर्जी के कैलकुलेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।